मैं अपूर्वा और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है, बी सी कोई कंपाउंड है, तो अगर ए जो एलिमेंट है अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है इस कंपाउंड में जो यहाँ पर बी है उससे, तो क्या होगा, ए इस बी को बाहर निकाल देगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे AC का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC प्लस बी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड द कंपाउंड। ए यहाँ पर एक एलिमेंट है, BC एक कंपाउंड है, in which more reactive element displaces less reactive element from its solution। तो अगर A ज़्यादा रिएक्टिव है तो A किसको बाहर निकाल देगा, B को। तो क्या यहाँ पे B बाहर निकल जाएगा, यस। और क्या बन जाएगा यहाँ पे AC प्लस B बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में जो बेंच होती है वो 2 स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं, B और C। ये जो BC है ना, ये यहाँ पर कहाँ बैठे, B और C दोनों स्टूडेंट यहाँ पर इस बेंच पे बैठे हैं। अब यहाँ पर कौन आता है, A आता है। अगर A ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, मतलब A अगर बहुत पावरफुल बच्चा हुआ जो सबसे लड़ाई करता रहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, A यहाँ से B से लड़ाई करके इसको बाहर निकाल देगा। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC प्लस B। इसका मतलब A जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब सेकेंड में देखूँ कि अगर A ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, बहुत दुबला पतला सा बच्चा है, तो क्या है, B से फाइट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उस केस में हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि A जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो हमने एक फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं यहाँ पर बात करूँ कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पर कॉपर जो है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। कॉपर जो है, मैं देखो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो ये कॉपर और ये आ जाएगा आपका सल्फेट। कॉपर की वैलेंसी आती है +2, सल्फेट की वैलेंसी आती है -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं देखूंगी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, CuSO4। अब यहाँ पे वापस जिंक मोर रिएक्टिव, इसने किसको बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाला। जैसे ही कॉपर को ऐसे बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। जो सल्फेट है किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, जिंक के साथ में, तो यहाँ ZnSO4 बन जाएगा और यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जिंक सल्फेट, तो जिंक Zn, सल्फेट का सिंबल होता है आपका SO4, ठीक है। जिंक की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है -2, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ZnSO4। क्लियर है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखूँ कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की मैं रिएक्शन करवाऊँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वापस बहुत कम रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में। तो वापस से जिंक इसको किक आउट कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहाँ पे खुद किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सल्फेट के साथ में। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब थर्ड यहाँ पे देखूँ मैं, तो ये है अपना आयरन प्लस CuSO4। इन दोनों के बीच की रिएक्शन कैसे होगी, तो वापस से यहाँ पे देखेंगे तो आयरन जो होता है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होता है। किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो हम देखेंगे आयरन जो है कॉपर को ऐसे बाहर निकाल देगा, तो कॉपर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे FeSO4। आयरन जिसकी वैलेंसी, आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Fe, और यहाँ पे आ जाएगा +2 और सल्फेट क्या आ जाएगा यहाँ पे SO4 जिसकी वैलेंसी देगी -2, दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों अपना FeSO4। क्लियर है। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन है मैंने जस्ट इसकी ऑपोजिट रिएक्शन ये वाली लिखी है। अगर आप नोटिस करें इसे तो आप देखेंगे ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 था, मैंने ये जस्ट उल्टा कर दिया। ये जो कॉपर है इसको तो कहाँ लिख दिया, इधर, तो Cu हो गया और प्लस ZnSO4। हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बेसिक कंडीशन क्या होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव था इसलिए इसने किसको बाहर निकाल दिया था, कॉपर को। पर क्या यहाँ पे कॉपर जिंक को निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। रीजन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और जिंक जो है वो कौन सा एलिमेंट होगा
रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ए कोई दुबला पतला बच्चा हुआ जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो क्या ये बी को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? नो रिएक्शन। क्यों हो रहा है ऐसा? आ रहा है ना समझ में? क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कोई दुबला पतला बच्चा किसी मतलब अगर कोई मोटा बच्चा है, ठीक है, उससे कभी जीत सकता है क्या लड़ाई में? नहीं जीत सकता। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अभी तक मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो समझा रही थी ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, वो सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? रिएक्टिविटी सीरीज से आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स कि यहाँ पर हमने क्या करा कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो एलिमेंट ऊपर है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, उन्हें हम उन सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चों? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स है बच्चों यहाँ पे? मोर रिएक्टिव। और जो हाइड्रोजन के नीचे है उन्हें हमने कौन सा बोला बच्चों यहाँ पे? लेस रिएक्टिव। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि ये इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है? यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम की बात करूँ तो सोडियम पोटेशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर है। अब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको क्या कर सकता है? वापस से ये डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिंक, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल लिया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो जिंक और एक और क्या है? कॉपर। तो जिंक कहाँ पे आ रहा है? ये रहा। कॉपर कहाँ आ रहा है? ये रहा। तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर कहाँ पर है? नीचे। तो जिंक क्या करेगा? जिंक वही पावरफुल बच्चा है, पावरफुल बच्चा होने की वजह से इसको ऐसे बाहर कर देगा। तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर कॉपर मिल रहा है। अब मैं अगर इसका ऑपोजिट एग्जांपल जो लेके चल रही थी, जिसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे थे कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी, क्या देखा था हमने इस वाले एग्जांपल के अंदर? नो रिएक्शन। क्या देखा था बच्चों हमने यहाँ पर? नो रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए अब यहाँ पर अकेला कौन है? कॉपर। कॉपर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो कॉपर इन किसी को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, कॉपर इन सारे एलिमेंट को केवल डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ में एक और एलिमेंट कौन सा है? जिंक। तो जिंक जो है वो कहाँ आ रहा है बच्चों? ऊपर आ रहा है। तो वैसे ही हो गया कि ए जो है वो एक बहुत कमजोर बच्चा है। तो कमजोर बच्चा जो है वो किसी हष्ट पुष्ट बच्चे को हटा सकते हैं कि अपनी सीट से? नहीं हटा सकता। इसीलिए हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो कॉपर है वो जिंक को नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो बेसिकली आपको यहाँ ये जो मैंने पूरी सीरीज बता रखी है, इस पूरी सीरीज को आपको लर्न करना है, और इसे लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। उस ट्रिक की हेल्प से आप इस पूरी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक हम यहाँ से स्टार्ट करें। के को हम लिखेंगे काशी। के क्या हो जाएगा? काशी। एन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नाथ, काशीनाथ। क्या हो जाएगा? वापस से बता रही हूँ मैं, एक माली है जो कहाँ का है? काशी का है। तो काशीनाथ का माली क्या हो जाएगा? काशीनाथ का माली। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? एयर। एयर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आलू। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका Zn। Zn को क्या लिखेंगे हम? जिंक। आलू को जिंक, जिंक को बोलेंगे यहाँ पे जरा, आलू जरा। Fe को हम बोलेंगे आयरन, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे फीके। क्या बोला मैंने? काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके। Pb है यहाँ पे पकाता, और हाइड्रोजन जो है उसे हम यहाँ लिखेंगे है। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जो चार एलिमेंट इसके लिए होगा, कोई होगा आगे आओ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको यहाँ पे? कोई होगा, कोई मतलब हो जाएगा कॉपर, होगा हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर मरकरी, कोई होगा आगे, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिल्वर, और आओ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? गोल्ड। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इस ट्रिक के थ्रू आप पूरी ये जो हमने पूरी सीरीज पढ़ी इसे आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं,
और आप इजीली समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको यहाँ पर इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो एक बार आप पॉज करके इतना नोट कर लीजिए या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है। बट जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होती है। कैसे कि ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर नए प्रोडक्ट बना लेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ कि सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयन। मतलब कि ये जो है वो इसके साथ अपने आयन एक्सचेंज कर लेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं साइंस की टर्म में बात करूँ तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों वापस से नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे पॉजिटिव वापस किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव, तो एक कंपाउंड जो होगा वो तो बन जाएगा AD और एक यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन मतलब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CV बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे CV की जगह BC लिखते हैं क्योंकि B और CV तो कंबाइन हो सकते हैं तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई कंपाउंड लिख रहे हो तो उसका ऑर्डर क्या रहता है बच्चों, सबसे पहले आप कैटायन लिखेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद कौन सा आता है आपका एनायन जिसपे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव। तो हम देखेंगे A विल कंबाइन विद D AD एंड C विल कंबाइन विद B, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CV बन जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसके हम केमिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जब सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसा आएगा यहाँ पे Na और SO4, सोडियम और सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की कितनी होती है -2। इन दोनों को क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका बेरियम क्लोराइड। तो कैसे बेरियम क्लोराइड का कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले बेरियम का सिंबल होता है आपका Ba, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है बच्चों Cl। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, क्लोरीन की कितनी होती है -1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे BaCl2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है BaCl2। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो वापस से क्या होगा, Na किसके साथ कंबाइन होगा Cl के साथ में। तो हम देखते हैं Na और Cl की वैलेंसी क्या क्या होती है, सोडियम का सिंबल होता है NaCl, ठीक है, +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा NaCl। तो यहाँ पे एक कंपाउंड तो क्या होगा ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये वापस से प्लस ये माइनस, इन दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा तो क्या बन रहा है यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। अब इसके बाद में एक और कंपाउंड किसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा। बेरियम सल्फेट का क्या होता है SO4, ठीक है। इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो कितनी होती है बच्चों +2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -2। इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देखेंगे यहाँ पे, ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका फॉर्मूला BaSO4। तो क्या फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे BaSO4 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो BaSO4 इसके आगे मैंने लिख रखा है S, मतलब ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे ये जब रिएक्शन करेंगे तब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 को मिक्स किया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसके अंदर कुछ इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये कौन सा पार्ट होगा बच्चों, यहाँ पे इनसॉल्युबल इसके अंदर पार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसा पार्ट जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ओके, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों में यहाँ पे इसे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है insoluble substance in a solution is known as precipitate। यहाँ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट की, insoluble substance या फिर insoluble part in a solution is known as precipitate। कि जो भी insoluble part होगा उसे हम यहाँ पे precipitate बोलेंगे। और ये जो precipitate होता है इसको हम यहाँ पे एक एरो साइन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो से, और यहाँ पर इसका कलर कैसा होगा बच्चों, व्हाइट। कैसा कलर होगा यहाँ पर, व्हाइट कलर होगा। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसे क्या नाम दे सकते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम दे सकते हैं इसे हम यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बोलना मैंने यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे
reaction. And reason because precipitate को PPT के फॉर्म से भी लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? PPT is produced in reaction. ये जो भी रिएक्शन है इसके अंदर PPT प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे दो आयन जो है ये इसके साथ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और BaSO4 के साथ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा कि इस फॉर्मेट में हो रहा था. अब इसके बाद में हम देखें यहाँ पे AgNO3 NaCl के बीच में रिएक्शन. क्या ये वाली जो रिएक्शन होगी, क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्या? आइए देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम इनके भी नेम्स लेके इस रिएक्शन को समझते हैं. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन समझते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम Ag की. तो Ag ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट. क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट. और इसके अंदर एक और ये जो है इसका नाम होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड. इसका नाम होगा बच्चे यहाँ पे, ये वापस से क्या हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट. जिन भी बच्चों को ये जो कंपाउंड्स के मतलब हम यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मूला जो है केमिकल फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वैलेंसीज और हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे. अब देखो वापस से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. Ag किसके साथ कंबाइन होगा? Cl, तो क्या बन गया AgCl. Na किसके साथ कंबाइन होगा? NO3, तो यहाँ पे क्या बन गया? NaNO3 बन गया. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अभी हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के जो लास्ट दो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.